हम दुनिया में कुछ बहुत बड़े डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब दूसरी बार ये क्लेम किया है कि भारत और पाकिस्तान एकदम ब्रिंक पे आ गए थे एक न्यूक्लियर वॉर के। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फॉक्स न्यूज़ वाले इंटरव्यू में जो उन्होंने मिडिल ईस्ट में दिया था उसमें क्लेम किया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही साइड एकदम स्ट्रोंगर और स्ट्रोंगर बनते जा रहे थे उस कॉन्फ्लिक्ट में। आई डोंट नो उनका मतलब क्या था स्ट्रोंगर और स्ट्रोंगर का, बट उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि दोनों साइड से प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्डअप हो रहा था कि उसके बाद में सिर्फ न्यूक्लियर ऑप्शन ही बचा था। और उस टाइम पे उन्होंने इंटरप्ट किया और सीज फायर अंडरस्टैंडिंग लेके आ गए। ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी सक्सेसेस में से एक है, मतलब जो आगा। बट उन्होंने आदमी मई 7 तारीख को या मई 8 तारीख को ये बोल रहा था कि ये बायलैटरल इशू है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और थोड़ा डाउन प्ले कर रहा था दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज के बीच में जो वॉर हो रही थी उसको डाउन प्ले कर रहा था। वो आदमी अचानक से बोल रहा है कि अब ये वॉर को रोकना उसके करियर की सबसे बड़ी सक्सेसेस में से एक है। मतलब इतना बड़ा यू टर्न। और डेफिनेटली हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि कुछ बहुत बड़ी घटना होती है और कोई रिलेटेड पार्टी उस घटना को बराबर रिएक्ट नहीं करता, डाउन प्ले करता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि ये जानबूझ के किया जाता है, राइट? वरना ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ ऐसी चीज़ की थी, लेकिन अब कैट इज़ आउट ऑफ द बैग। उनको ये चीज़ खुल के बात करना पड़ रहा है कि भाई ही इज़ अ पार्टी विच इज़ इन्वॉल्व इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान को पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस समय सपोर्ट कर रहा है। दो तीन चीज़ें अगर मैं गिना दूं तो आसिम मुनीर के साथ पहलगाम अटैक के 3 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो क्रिप्टो करेंसी वाली कंपनी है उसने डील कर साइन कर दिया आसिम मुनीर के साथ। और उसके बाद में हमने देखा कैसे आईएमएफ से लोन दिलवाया ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। ऐसी क्या जल्दी थी? और उसके बाद में अभी लेटेस्ट खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब एप्पल के जो सीईओ टिम कुक थे उनको बोलते हुए नजर आ गए कि भाई आप भारत के अंदर एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग मत करो, आप यूएस में करो। और उतना ही नहीं, बाद में टिम कुक ने तो उन्हें जवाब दे ही दिया मीडिया में कि वो भारत में ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग आगे शिफ्ट करेंगे चाइना से। लेकिन अब एक और चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी कि टर्की के साथ एक आर्म्स डील साइन कर दिया। तो ट्रंप की इतनी सारी जो मैसेजिंग हम देख रहे हैं, ठीक है, जो बंदा बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड बिहेव कर रहा था मई 7 के आसपास, और अचानक आज वो क्रेडिट लेने लगा सीज फायर का और भारत के अगेंस्ट ये सारी एक्टिविटीज़ इतने फास्ट पेस पे टाइमिंग के साथ कर रहा है। तो ये सब देखने के बाद आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स भारत का दुश्मन है, छुपा हुआ दुश्मन है, और भारत को अपने कार्ड्स बहुत ही असर्टिव वे में खेलना पड़ेगा। अब ये इसके बाद में पाकिस्तान में बहुत बड़ा हलचल मच गया है। पाकिस्तान का जो रावलपिंडी में आर्मी का जो हेडक्वार्टर्स है उसको भाई शिफ्ट कर रहे हैं वो इस्लामाबाद में। जी हाँ, भारत के जो स्ट्राइक्स हुए थे रावलपिंडी में उसके बाद में वो इतने दहशत में आ गए कि हमारी उनकी जो आर्मी की जो हेडक्वार्टर्स है उसको वो शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे शहर में। ठीक है, इससे बड़ी ह्यूमिलिएशन वाली बात क्या हो सकती है पाकिस्तान के लिए? खैर, उन्होंने ऑफिशियली रीज़न तो कुछ और दिया है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी से सिर्फ 20 किलोमीटर्स दूर है, और इस्लामाबाद के अंदर सारे फॉरेन एम्बेसीज वगैरह हैं पूरे दुनिया के, और पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस है, प्रेसिडेंट का हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है। तो इन सब हाई वैल्यू जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके बीच में ये हेडक्वार्टर्स अब आने वाला है। मतलब बहुत ही हाई वैल्यू सिविलियन पॉपुलेशन के बीच में आर्मी हेडक्वार्टर्स आने वाला है, ताकि भारत अगले बार अगर कभी अटैक करेगा तो कोलैटरल डैमेज हो, फॉरेन एम्बेसीज का भी डैमेज हो, सिविलियंस का भी डैमेज हो, सो दैट वो अपना विक्टिम कार्ड खेल सकें। ऐसी गंदी और घटिया चाल हम चलते हुए देख रहे हैं पाकिस्तान को। और ये एक और भी बात है कि नूर खान बेस जो है वो भी रावलपिंडी में एग्जिस्टिंग हेडक्वार्टर्स के एकदम लग के है, और वो भी ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय कर दिया था भारत ने। तो आगे जाके किसी कॉन्फ्लिक्ट में अगर नूर खान वाला बेस वापस डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इस बार उनकी जो रावलपिंडी के हेडक्वार्टर्स है वो कम से कम दूर बच के रहेगा। तो ये थिंकिंग उनकी बेसिकली दिख रही है अभी हमें। भारत की सरकार ने एक बहुत ही मेजर डिप्लोमेटिक ग्लोबल आउटरीच प्लान किया है। मतलब ऑल पार्टी होगा, मतलब बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से भारत से लोग जाएंगे बहुत सारे देशों में पूरे दुनिया में, और
पहलगाम अटैक में पाकिस्तान ने कैसे भारत के अंदर टेररिज्म फैलाया उसके बारे में बात करेंगे, और भारत की जो मिलिट्री एक्शन है, जो प्रोपागेंडा के अंदर कहीं ना कहीं खो गई है वेस्टर्न मीडिया में, उसको वापस क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो 90 दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ, 1998 को जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट्स किए थे ना, उस टाइम पे ऐसा एक ऑल पार्टी क्या बोलते हैं टीम्स को भेजा गया था पूरे दुनिया में अपना भारत का पोजीशन को रखने के लिए। और उसके बाद में आज पहली बार मतलब ऑलमोस्ट 25-27 साल बाद ऐसा चीज हमें देखने को मिल रहा है जहां पे ऑल पार्टी टीम्स को पूरे दुनिया में भेजा जा रहा है। अब ये टीम का नाम अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आप शॉक हो जाओगे। शशि थरूर इसको लीड करेंगे कांग्रेस के, श्री रविशंकर प्रसाद बीजेपी के वो होंगे, संजय झा होंगे जेडीयू के, बैजंत पांडा करके हैं बीजेपी के, श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि है डीएमके की, सुप्रिया सुले एनसीपी के हैं, और एकनाथ शिंदे जी हैं शिवसेना के। तो ये सारे मल्टीपल टीम्स लीड करेंगे और हर टीम के अंदर एमईए के ऑफिशियल्स होंगे। ऐसा नहीं कि पॉलिटिशियंस को छोड़ दिया जाएगा फॉरेन ऑफिशियल्स के साथ, वरना आपने देखा है कि राहुल गांधी वगैरह क्या करते हैं वहाँ पे जाके। तो एमईए के ऑफिशियल्स होंगे हर टीम के साथ, और ये लोग जाके मिलेंगे पॉलिटिकल लीडर्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक्स के साथ और लॉ मेकर्स के साथ। मतलब भारत जो डीप स्टेट के जो अंग हैं, थिंक टैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, लॉयर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, वो डीप स्टेट के लोगों के साथ ये लोग मिलेंगे और भारत का पोजीशन सामने रखेंगे। अब मुझे पर्सनली ये लगता तो नहीं है कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क गिरने वाला है वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया पे, क्योंकि वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया जो है CNN, NYT, BBC, DW, ये सारे लोग हैं, ये डीप स्टेट का प्रॉपर ऑर्गन है जिसमें CIA के लोग काम करते हैं। तो ये लोग के इनके जो तेवर हैं वो तो नहीं बदलने वाले मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा भी नहीं है कि हर बंदा CIA के लिए काम करता है। तो एक इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो सकता है इन ऑर्गेनाइजेशंस में, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में और थिंक टैंक्स में, जहां पे एक काउंटर व्यू शायद उभर कर आ सकता है, जहां पे वो उनके खुद के लोग उनको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज हो सकता है अगर ये सही तरीके से हो। मैं इसको बहुत क्लोजली ट्रैक करूंगा अगले कुछ हफ्ते। और जाने वाले कहाँ पे हैं? US, UK, यूरोप, रशिया, जापान, साउथ अफ्रीका और वेस्ट एशिया, मतलब मिडिल ईस्ट के देशों में ये पूरा टीम जाने वाला। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने पिछले, मुझे नहीं लगता, जैसे मैंने बोला 25 साल में देखा ही नहीं है। तो बहुत ही फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। और दूसरा भाई खबर ये है कि एक और शहबाज शरीफ के झूठ तो भाई कंटिन्यू हो ही रहे हैं कंटिन्यूसली। अब ये नया झूठ सामने आया है, हर रोज नया झूठ सामने आता है पाकिस्तान का। शहबाज शरीफ ने अभी बोला एक स्पीच में, स्टेज में आसिम मुनीर भी बैठा था, सारे आर्मी वाले बैठे थे, और शहबाज शरीफ ने स्टेज में बोल दिया कि भाई आसिम मुनीर का फोन आया था, ठीक है, उसने बोला कि 2 बजे वो स्विमिंग कर रहा था। पता नहीं अभी ये 2 बजे कैसे स्विमिंग करता है ये आदमी। तो बोल रहा था कि आसिम मुनीर का मुझे फ़ोन आया कि भाई सीज़ फायर करूं, क्योंकि मैंने इंडिया पे पूरा हमला कर दिया है और डिस्ट्रॉय कर दिया और सीज़ फायर करना है। तो फिर मैंने आसिम मुनीर को इजाज़त दे दिया, ऐसा उसने कुछ बोला वहाँ पे। तो भाई मतलब टोटल बकवास इनकी बातें होती हैं। 5 बजे तो फतेह रॉकेट्स लॉन्च किए गए थे भारत में उस दिन, तो सीज़ फायर की तो बात ही यहाँ पैदा नहीं होती यहाँ पे। तो एकदम बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, और ये उन्होंने स्टेज पे कही थी। और शहबाज शरीफ ने एक और बात पे एक्सेप्ट किया कि उन्होंने ये एक एक्सेप्ट किया कि भारत का बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना, वो नूर खान एयरबेस पे हिट हुआ था। ये उसने स्टेज पे मान लिया सबके सामने। उसने बोला कि भाई, क्योंकि उसने बोला जब मुझे फ़ोन आया था उसको मालूम पड़ा था कि नूर खान बेस पे अटैक हो गया है। तो धीरे धीरे पाकिस्तानी भी मानने लगे हैं ये बात। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। अब यहाँ पे भारत पाकिस्तान का जो सीज फायर है, सो कॉल्ड सीज फायर, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या जो भी हम बात नाम दिया है, वो 18 मई तक एक्सटेंड की गई है, ठीक है, मतलब कल तक एक्सटेंड की गई है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों वापस टॉक्स करने वाले हैं आज कल के बीच में। तो एक और दिन के लिए एक्सटेंड हुई। अभी ये हमें देखना पड़ेगा कि हर रोज एक्सटेंड हो रहा है 1-1, 2-2 दिन के लिए। तो ये कब तक चलेगा? और लेट्स अज्यूम कि अगर ये DGMO के टॉक्स फेल हो जाते हैं, फिर क्या होगा? क्या भारत वापस कोई एक्शन लेगा ऑपरेशन सिंदूर का? क्या भारत वापस इसको कंटिन्यू करेगा, या पाकिस्तान क्या सीज फायर वायलेट करेगा? हालांकि उनकी हालत देख के लगता तो नहीं है कि वो ऐसा कर पाएंगे, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं है। तो ये चीज़ हमें बहुत क्लोजली देखना पड़ेगा, क्योंकि 1-1, 2-2 दिन के लिए ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक्सटेंड होते जा रहा है। राजनाथ सिंह
जी ने ये भुज में, मैंने आपको कहा एयरफोर्स स्टेशन में बोला कि भाई ऑपरेशन सिंदूर ओवर नहीं है। इसको अगर आप कनेक्ट करेंगे उस बात से कि सीज फायर जो है एक्सटेंड हो गया है एक दिन से, तो क्या वापस कुछ होने वाला है? अगेन वी हैव टू क्लोजली ट्रैक, चीज़ें अभी सेटल डाउन नहीं हुई है। राजनाथ सिंह ने यह कहा कि भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पीरियड में रखा है कि अगर पाकिस्तान का बिहेवियर इंप्रूव होगा तो बरकरार रहेगा ये जो स्टेटस की हो। तो मतलब काफ़ी एक असर्टिव स्टेटमेंट था वो। और एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगानिस्तान के साथ एक स्पेशल जेस्चर के तहत 160 ट्रक्स जो हैं ड्राई फ्रूट्स और नट्स लेके आ रही थी, उनको वाघा बॉर्डर से आने दिया है भारत ने। तो ये भारत ने अलाउ किया है। ये ट्रक्स को पाकिस्तान वालों ने क्लियरेंस देने से मना कर दिया था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अब कुछ बातें एक्चुअली हुई हैं जहां पे भारत ने अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव से बात किया, जयशंकर जी ने बात किया, तो शायद उन्होंने बात किया होगा कि पाकिस्तान अलाउ नहीं कर रहे हैं अफगानिस्तान के ट्रक्स को भारत के अंदर आने के लिए। तो ये उन्होंने, पाकिस्तान ने अभी इंटरेस्टिंगली अलाउ किया है। तो इज दिस अ क्लाइम डाउन फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान खुद बैन हो चुका है ट्रेड करने से, लेकिन अफगानिस्तान के ट्रक्स को भारत के अंदर अलाउ करने पे मजबूर हो रहा है। तो 160 अफगानिस्तान के ट्रक्स आ गए हैं ड्राई फ्रूट्स और नट्स लेके, तो आगे ये ट्रेड बढ़ने ही वाला है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो डिप्लोमेटिक टॉक्स यहाँ पे बहुत फास्ट पेस में चल रहा है जयशंकर जी और उनके साथ। लैवरोव ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। लैवरोव अभी जी, ये जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने ये बोला कि वेस्ट जो है वो भारत चाइना के बीच में डिस्कॉर्ड पैदा करने की कोशिश कर रहा है, मतलब मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो लैवरोव जी का ये दावा है कि वेस्ट इंडो पैसिफिक को एक एंटी चाइनीज डायरेक्शन में लेके जा रहा है और उसमें भारत का इस्तेमाल कर रहा है चाइना के अगेंस्ट। ये चीज़ लैवरोव ने एक समिट में कहा है, ओपनली कहा है ये चीज़। और उन्होंने ये भी बोला कि रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने भी ये कहा कि वेस्ट का एक सिंपल सा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है जिसमें वो एशिया पैसिफिक को डिवाइड करना चाहते हैं, भारत और चाइना को। तो क्या लैवरोव कोई इंडिकेशन दे रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अभी जो बिल्डअप हम देख रहे हैं चाइना का और यूएस का जो बिल्डअप हम देख रहे हैं बांग्लादेश में अराकान आर्मी के खिलाफ, तो क्या वो ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आगे जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर भारत चाइना का होता है तो उसमें यूएस का कुछ हाथ है, ऐसा दिखाने की क्या वो कोशिश करें? क्योंकि हम बहुत सारी एक्टिविटीज देख रहे हैं। मेरे कल के वीडियो में मैंने बताया था कि भारत का मिलिट्री ड्रिल्स हो रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये मिलिट्री ड्रिल्स जो हो रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, यूएस जो बांग्लादेश में जा रहा है, तो क्या ये लैवरोव का स्टेटमेंट कि भारत चाइना के बीच में फ्रिक्शन पैदा करने की कोशिश कर रहा है यूएस, क्या उसका कोई लिंक है? ये सोचने वाली बात है। जो टर्किश कंपनी है सेलिबी, जिसको भारत ने निकाल दिया है अपने एयरपोर्ट से, टर्मिनेट कर दिया था सर्विस को, जिसकी स्टॉक मार्केट की प्राइस क्रैश हो गई थी 10%, अभी उन्होंने एक दिल्ली कोर्ट में इंडियन गवर्नमेंट को सू करने की कोशिश की है। जी हाँ, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया है दिल्ली कोर्ट में जहां पे वो बोल रहे हैं कि किस बेसिस पे सरकार ने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। भाई अभी नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे किया है तो किस बेसिस पे वो क्यों पूछ रहे हैं? रॉयटर्स ने ये चीज़ कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी का जो रीज़न है, ये सेलेबी वाली कंपनी वाले बोल रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का जो रीज़न है वो बहुत ही वेग है अकॉर्डिंग टू देम। तो उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि अब वो हमारे कोर्ट के अंदर हमारे कंट्री को सू करने की कोशिश कर रहे हैं, टर्की की जो कंपनी है। तो इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी डिसोन कर लिया, झूठ भी कहा कि हम टर्की के कंपनी तो है ही नहीं। ये भी उन्होंने कल कहा था, जबकि वो लिस्टेड है टर्किश स्टॉक एक्सचेंज में। भारत और ईयू का जो ट्रेड टॉक्स हैं अभी वो थोड़े से प्रोग्रेस हो गए हैं। ये साल के एंड तक एक ट्रेड डील भारत का ईयू के साथ करने की यहाँ पे बात हुई है। ये स्टेटमेंट यूरोपियन यूनियन ने रिलीज किया है। तो ट्रंप का भारत के साथ आंकड़ा अभी थोड़ा बिगड़ गया है, राइट, जैसा हम देख रहे हैं। तो क्या यूरोपियन यूनियन अब वो वेस्टर्न साइड से भारत के साथ ट्रेड जो होता है उसका जो गैप बढ़ने वाला है अभी बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, क्या उसको फिल इन करने की कोशिश कर रहे हैं क्या यूरोपियन यूनियन? क्योंकि यूरोपियन यूनियन से एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया कि 11th राउंड ऑफ टॉक अभी हुआ है और ये साल के एंड तक भारत के साथ एक ट्रेड डील करने का यूरोपियन यूनियन का प्लान है। अगर आपको याद है, मोदी जी जाके मिले भी थे यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के साथ कुछ महीने पहले। तो भारत जैसे बाकी देश भी कर रहे हैं, ट्रंप का प्लान बी या खोल के रखे हैं पूरी दुनिया में सारे देश, तो भारत भी
अपना प्लान बी रख रहा है। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है प्लान बी नहीं, अभी तो ये प्लान ए ही है कि डोनाल्ड ट्रंप देख के लग नहीं रहा है कि भारत के साथ कुछ कोऑपरेट करने वाला है, क्योंकि उसने आतंकवादियों का साथ दे दिया, पाकिस्तान का साथ दे दिया है। तो दोस्तों ये अपडेट्स था अभी तक का। मैं और ऐसे अपडेट वाले वीडियोस देते रहूंगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद।